आप सभी को सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मकथ्य कविता की, जिसके रचनाकार हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो यह रचना कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि हमको ये ठीक से समझ में आए कविता। तो हमारे हिंदी साहित्य के जगत में एक बहुत बड़े उपन्यासकार और कहानीकार हुए जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। तो उनके सानिध्य में, उनके देखरेख में, उनके संपादन में एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम था हंस। और इस हंस पत्रिका में लेखकों के रचनाकारों के आत्मकथा प्रकाशित होना स्टार्ट हुए, पब्लिश होना स्टार्ट हुए। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनके मित्रों ने उनको कहा, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने कहा जयशंकर प्रसाद जी को कि मित्र, आप भी लिखिए, आप भी अपनी आत्मकथा लिखें और इस पत्रिका में छपवाएं। लेकिन जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों के इस अनुरोध से या इस रिक्वेस्ट से राजी नहीं थे, वो सहमत नहीं थे। क्यों? उसके कुछ कारण थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने जीवन के बारे में लिखे तो उनको उनके मित्रों के बारे में भी लिखना पड़ेगा जिन्होंने उनको धोखा दिया था। देखिए, आत्मकथा क्या होती है? जो सच है अपने जीवन में हम उसको लिखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, अगर मैं आत्मकथा लिखा और सच लिख दिया तो क्या होगा? मेरे जो मित्र अभी जो मुझे उकसा रहे हैं, या अभी जो मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि मैं आत्मकथा लिखूं, मुझे उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा। और ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कितने धोखेबाज थे, कितने नालायक थे, ठीक है, जिन्होंने इतनी परेशानियां खड़ी की लेखक के जीवन में। तो उन सब चीज़ों को ही बताना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को जब वो बताएंगे तो उनके जो मित्र हैं वो शर्मिंदा होंगे, उनको बुरा लगेगा, वो लोग भी पछताएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं अपने निजी ज़िंदगी को, अपने पर्सनल लाइफ को क्यों सबके सामने में शेयर करूं, क्यों सबके सामने बांटूं, क्यों अपने जीवन रूपी पुस्तक को सबके सामने खोल दूं ताकि सब मेरे निजी ज़िंदगी के बारे में जान लें। तो इसी तर्क वितर्क से एक कविता लिखा उन्होंने। इसी तर्क वितर्क से जयशंकर प्रसाद जी ने कविता लिखा, और यह कविता पहली बार उसी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई जिसके संपादक कौन थे? हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। तो यह था इसका बैकग्राउंड, या कह सकते हैं पृष्ठभूमि इस कविता की। चलिए देखते हैं कविता में कवि ने कहा क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये पहले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मेरे मन रूपी भंवरे, तू आज कौन सी कहानी कह रहा है। वो कहते हैं कि जैसे एक भंवरा फूल के आसपास मंडराता है, कवि कहते हैं कि वैसे ही आज मेरा मन रूपी भंवरा मेरे अतीत के आसपास गुंजायमान कर रहा है, घूम फिर रहा है, मंडरा रहा है। कहता है कि आज मेरे मन में अतीत की कुछ यादें हैं, अतीत की कुछ कहानियां हैं, अतीत के बीते पलों की कुछ यादें हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन पहले एक पेड़ था, हरा भरा पेड़ था। अपने जीवन को कवि उस पेड़ से तुलना करते हैं जो पहले बहुत हरा भरा था, जिसमें बहुत सारी पत्तियां थी। और कहते हैं आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मेरे जीवन रूपी उस हरे भरे वृक्ष से सारे सुख, समृद्धि और संपत्ति और शांति रूपी जो पत्ते हैं सब झड़ चुके हैं। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले मैं बहुत खुश था, मेरा जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, मेरा जीवन दुख, अवसाद और समस्याओं से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि सारी पत्तियां मुरझा गई, हमें मेरे सारे सुख और समृद्धि चली गई है। वो कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कहते हैं कि इस हिंदी साहित्य के जगत में, इस हिंदी साहित्य के आकाश में न जाने कितने असंख्य, क्या कहना चाहिए, तारे हैं, असंख्य लेखक हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखी है। देखो, वो कहते हैं कि मैं अकेला तो बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ, मेरे से और कितने बड़े बड़े लेखक इस हिंदी साहित्य में हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और जानते हैं उन आत्मकथा का क्या हश्र होता है, क्या नतीजा निकलता है? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कहते हैं कि
हिंदी साहित्य जगत में, इस हिंदी साहित्य के आकाश में कितने सारे लेखक आए और गए जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। यह लो करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। कहते मलिन मीन्स धूमिल, गंदा, उपहास मीन्स मजाक बनाना, व्यंग यानी वही मजाक, ठीक है। कहते हैं कि देखो महान लेखक जो हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और लोग आज उन आत्मकथाओं का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आत्मकथा लिख रहे हैं तो अपने कमजोरियों के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि आप आत्मकथा सच लिखना चाहिए। आत्मकथा जो होती है उसमें सच लिखा जाता है, तो जो सच लिखेगा वो अपनी कमजोरियों को भी लिखेगा, अपनी कमियों को भी लिखेगा, अपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी लिखेगा। फिर बाद में जब लोग पढ़ते हैं तो उन महान लेखकों के जीवन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो महान लेखक भी अपनी कमजोरियों को लिख देते हैं उस आत्मकथा में, क्योंकि आत्मकथा में सच्चाई होती है। तो कहते हैं कि कितने लेखक, महान लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें उन्होंने अपने कमजोरियों को भी बयां किया, अपने समस्याओं को भी लिखा, अपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी लिखा, और बाद में लोग उन समस्याओं का, उन कमजोरियों का मजाक बनाते हैं, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मित्रों, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों को, अपने कमियों को दुनिया के सामने उजागर करूं? क्या मैं अपने निजी ज़िंदगी को सबके साथ साझा करूं, सबको बताऊं कि मेरी निजी ज़िंदगी में क्या समस्याएं थी, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, क्या मैं उनको बताऊं? और कहते हैं कि क्या तुम मेरी कमजोरियों को, मेरे कमियों को सुनकर सुख पाओगे? क्या तुमको अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें बढ़िया लगेगा? अपनी बीती मीन्स अपना अनुभव साझा करूं सबके साथ, तो क्या तुम देख पाओगे? क्या तुम सुन पाओगे? क्या तुम यह देखोगे कि मेरा जीवन रूपी, मेरा मन रूपी जो घड़ा है वो खाली है? मेरा जो मन रूपी घड़ा है वो खाली है, उसमें सुख, समृद्धि, शांति कुछ नहीं है, सब खाली है। और कवि आगे कहते हैं क्यों खाली है? क्योंकि इसको खाली करने वाले, मेरा सुख चैन छीनने वाले भी तो तुम ही हो। मेरे जीवन रूपी घड़े को मेरा जीवन रूपी घड़ा पहले सुख शांति से भरा हुआ था, और उस मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले भी तो तुम ही हो। मेरे घड़े से सारा रस निकालने वाले भी तो तुम ही हो। तुमने ही तो मेरे घड़े से, मेरे जीवन रूपी घड़े से सारा सुख समृद्धि छीनकर अपना घड़ा भर लिया। तो मैं जब आत्मकथा लिखूंगा तो मैं तो ये तो लिख ही दूंगा मैं कि तुम्हारी वजह से मेरे ज़िंदगी के सुख समृद्धि चला गया। और जब तुम इसको सुनोगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम सुख पाओगे? जब मैं अपनी समस्याओं के बारे में लिखूंगा तो उन समस्याओं का जड़ भी तुम ही हो, तो क्या तुम यह सुन पाओगे कि तुम्हारी वजह से मेरा ज़िंदगी खराब हो गया, मेरे मन रूपी, मेरे जीवन रूपी घड़े से सारा सुख समृद्धि शांति चला गया? तो क्या तुम यह सुन पाओगे? तो यही है पहले कुछ पंक्तियों का अर्थ। कहता है कि मेरी ज़िंदगी से सुख समृद्धि छीनकर अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाने वाले, जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं मेरे मित्रों के बारे में तो लिखूंगा ही, जिन्होंने मुझे समस्या दिया, जिनकी वजह से मेरा ज़िंदगी बदल गया, ख़राब हो गया। तो क्या मेरे मित्र, जब तुम इसको पढ़ोगे तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं अपने मित्रों, मेरे धोखेबाज और मेरे नालायक मित्रों के बारे में मैं लिखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने ज़िंदगी के बारे में लिखा तो उनके बारे में लिखना ही पड़ेगा। कवि आगे कहते हैं, यह विडंबना अरि सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति जितना सहज होता है लोग उसको उतना धोखा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सरल, सीधा साधा, भोला भाला इंसान, मैं खुद का मजाक क्यों बनाऊं? क्यों अपने भोलेपन की वजह से जो मैंने गलतियां की, जो मैंने भूल किया, उसको दुनिया के सामने क्यों रखूं? मैं यह क्यों बताऊं कि औरों ने, लोगों ने मुझे कैसे धोखा दिया? प्रवंचना मीन्स धोखा, छल कपट किया मेरे साथ, कैसे किया? मैं यह क्यों बतलाऊं? क्योंकि मैं यह बतलाऊंगा तो लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, मुझे कहेंगे कि कितना भकला आदमी था, कितना भोला भाला था, मेरा ही मजाक बनेगा। और मैं यह भी नहीं करना चाहता, मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता।
न मैं मेरे मित्रों को शर्मिंदा करना चाहता हूँ कि देखो आप सभी ने मेरे साथ कैसा धोखा किया, न ही मैं खुद का मजाक बनाना चाहता हूँ कि मैं कितना भोला था, लोगों ने मुझे कैसे ठगा। मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि मैं उन बातों को क्यों बताऊँ। अपने प्रेमिका, अपने पत्नी को याद करते हुए कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ कुछ मधुर क्षण बिताए थे उन चांदनी रातों में, कुछ मधुर क्षण हमने बिताए थे। उस सुखद भरी कहानी, उस सुख के पलों को मैं क्यों सबके साथ साझा करूं कि कैसे मेरी पत्नी एकांत में हम दोनों बैठते थे चांदनी रात में, ठीक है, और कैसे वो खिलखिलाकर हंस के मुझसे बात करती थी। मैं क्यों अपने उस निजी जीवन के बारे में बतलाऊं, मैं क्यों अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सबको बतलाऊं। मेरी पत्नी की यादें ही तो मेरी सहारा है। मेरे पत्नी की कुछ यादें ही तो रह गई हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से आज तक मैं जिंदा हूँ। मेरे जीवन में सारे सुख के पल चले गए, लेकिन एक ही तो चीज़ है, मेरी पत्नी की कुछ यादें जो मेरा सहारा है। उनको भी मैं लोगों के साथ क्यों साझा करूं, क्यों बतलाऊं मैं उनको कि मेरी पत्नी से मैं कितना प्रेम करता था और उसकी यादों में मैं ये जीवन जी रहा हूं। मैं ये सबको क्यों बतलाऊं। वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो एक सपने जैसा था। मीन्स वो कहते हैं कि मेरे पत्नी के साथ बिताया हुआ पल मेरे लिए सपने जैसा था। जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो ये सपना टूट गया। मेरा जीवन कुछ खुशी के जो पल थे, कुछ प्रसन्नता के जो कुछ क्षण थे, वो एक सपने जैसा था। और जैसे ही मेरी पत्नी का देहांत हुआ, वो सपना टूट गया। मीन्स हाथ में आते आते सुख के पल मुझसे चले गए। आलिंगन में आते आते, मीन्स मेरी बाहों में, मीन्स खुशी के पल मुझे गले लगाते लगाते मुझे छोड़ के भाग गए। मीन्स मेरी ज़िंदगी में खुशी के सारे पल थे, सारे पल आने भी वाले थे, लेकिन इसी बीच मेरी पत्नी का देहांत हो गया और वो सारे खुशी के पल मानो गायब से हो गए। मीन्स खुशी के पल मुझे आलिंगन या मुझे गले से लगाने ही वाले थे, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गए, मुस्कुरा कर चले गए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई सामने से आता है और गले लगाने ही वाला था और हंस के निकल गया। ऐसे ही कवि के जीवन में हुआ कि खुशी के पल उसको गले लगाने ही वाले थे, लेकिन सामने से मुस्कुरा कर चले गए। उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके जीवन में अब कोई सुख शांति नहीं है। उसके जीवन में सिर्फ उसकी पत्नी की कुछ यादें हैं, उसकी प्रेमिका पत्नी की कुछ यादें हैं, जिनके सहारे वो अब तक वो जिंदा है। और इन बातों को वो सबके साथ साझा नहीं करना चाहता। तो इन 4-5 पंक्तियों का सार यह है कि कवि कहता है कि मैं खुद का मजाक क्यों बनाऊं, क्यों बताऊं कि मैं बहुत भोला हूं, लोगों ने मुझे ठग दिया, ठीक है, और मैंने गलतियां की। मैं क्यों बताऊं कि मेरी प्रेमिका थी, मेरी पत्नी थी, उसके साथ मैं बहुत खुश था और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रहा था। तो अब वो पत्नी नहीं है, वो मर चुकी है, उसकी कुछ यादें हैं, तो उन यादों को भी मैं लोगों को क्यों बताऊं। कवि आगे अपनी प्रेमिका की सुंदरता की बखान करते हुए लिखते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी जीवन आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और उसके गाल इतने लाल हैं और इतने सुंदर हैं कि वो किसी को भी मदहोश कर देने वाले हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्यारी सी सुबह अपनी लालिमा लेकर, सौभाग्य लेकर जो उदित होती है आसमान में, जो सुबह अपनी लालिमा लेकर सुंदर दिखाई पड़ती है, मुझे तो लगता है कि उसने अपना यह सौभाग्य, उसने अपना यह सुंदरता मेरी प्रेमिका के गाल से ही लिया है, क्योंकि मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल और इतने सुंदर हैं कि सुबह भी फीकी पड़ जाए उसके सामने। वो कहते हैं कि सुबह जो अपने साथ प्यारी सी, जो अनुरागिनी, इसका अर्थ है प्यारी सी जो सुबह, उषा में सुबह, प्यारी सी जो सुबह है, अपने साथ जो अपनी लालिमा लेकर आती है, जो अपने साथ सौभाग्य लेकर आती है,
सुहागिन की तरह सज धज के जो सुबह आती है, मुझे तो लगता है यह मेरी पत्नी से ही उसने यह लालिमा लिया है। मेरी पत्नी के गाल इतने लाल हैं, इतने सुंदर हैं कि वो किसी को भी मदहोश कर देने वाले हैं। वो कहते हैं, कवि कहता है कि मैं वह पथिक हूँ। वो कहता है कि मैं जीवन के रास्ते में चलते चलते थक गया हूँ। पथिक मीन्स ट्रेवलर, रास्ता में चलने वाला, राहगीर। मैं वो राहगीर हूँ, मैं वो पथिक हूँ जो जीवन के रास्ते में चल चल के थक गया ना। अब मुझे छाँव की ज़रूरत है कि मैं कहीं किसी छाँव में बैठकर थोड़ा सा विश्राम करूं। और ये छाँव क्या है उसके लिए? कवि के लिए जीवन के पथ में, देखो, अगर कवि का जीवन एक पथ है, एक रास्ता है, और उस रास्ते में वो राहगीर है, वो चल रहा है और उसे विश्राम की ज़रूरत है, तो उसे सुंदर पेड़ की छाया चाहिए। और वो पेड़ की छाया क्या है? उसके सुंदर पत्नी की सुंदर सुंदर यादें। वो कहती है कि मेरी पत्नी की यादें मेरे लिए राह में उस वृक्ष के समान है जो मुझे छाया देती है। मैं इस जीवन के रास्ते में चल चल के थक गया हूँ, मेरा एकमात्र सहारा मेरी पत्नी की कुछ यादें ही तो हैं। वो कहते हैं आगे, सीवन को उधेड़ कर क्यों देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वो कहते हैं कि देखो, मेरी पुरानी यादें, मेरी जो दुख थे, मेरे जो कष्ट थे, मैं उनको भूलना चाहता हूँ, मैं भूल चुका हूँ। तुम मुझे फिर क्यों याद दिलाना चाहते हो? जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे फिर अपने कष्ट के दिनों को, मुझे मेरे समस्या के दिनों को, मेरे परेशानियों के दिनों को, मेरे व्यथा के दिनों को फिर से याद करना पड़ेगा। और जब मैं फिर से याद करूंगा तो मुझे फिर से दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। तो क्यों तुम मेरे घाव को कुरेदना चाहते हो? मीन्स मेरा घाव भर रहा है, मेरे दुख रूपी घाव, जीवन में जो घाव लगा है वो भरने वाला है, फिर उस घाव को क्यों कुरेदना चाहते हो? कवि अपने मन को उस गद्दे से या उस बिस्तर से तुलना करता है जिसके अंदर में रुई भरी हुई है और इसको ऊपर से सिल दिया गया है। तो यहाँ पर रुई जो है कवि के मन के दुख हैं, जिसको ऊपर से सिल दिया गया है, जिसमें कपड़ा डालकर जिसको सिल दिया गया है। कवि कहते हैं कि इस सिलाई को तुम क्यों खोलना चाहते हो? इस मेरे मन रूपी कंथा से, इस मेरे मन रूपी गद्दे से मेरे दुख को क्यों बाहर करना चाहते हो? मैं उसको सिल के बंद कर दिया हूँ, मैं अपने दुख के दिनों को भूल रहा हूँ, फिर तुम उसको निकालना चाहते हो? ऐसा क्यों करना चाहते हो? सीवन में सिलाई, उधेड़ना मीन्स निकाल देना। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वो कहते कि मेरे मन रूपी कंथा, मेरे मन रूपी जो कहना चाहिए बिस्तर है, जो गद्दा है, उसके अंदर सारे दुखों को भरकर मैं ऊपर से सिल दिया हूँ। उन सिलाई को खोलकर तुम मुझे फिर से क्यों दुखी करना चाहते हो? क्यों मेरे कष्ट को फिर से हरा भरा करना चाहते हो? वो कहते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं और मैं चुप रहूं, मैं कुछ न कहूं, मैं अपने बारे में कुछ न लिखूं? और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वो कहते हैं कि मेरा तो छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा जीवन बहुत ही साधारण है। तो मेरे इस साधारण और इस छोटे से जीवन के बारे में तुम सुनकर करोगे भी क्या? तो इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं, मैं दूसरों की आत्मकथाओं को पढ़ूं। तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। मेरा जीवन इतना भी कोई महान नहीं है कि लोग मेरे जीवन को पढ़ेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों के जीवन को पढ़ूं और मैं चुप रहूं। वो कहते हैं कि तुम सुनकर कर भी क्या लोगे? तुम मेरे भोले भाली ज़िंदगी के बारे में, मेरी आत्मकथा के बारे में सुनकर क्या कर लोगे? वो कहते हैं कि अभी समय नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कहते हैं कि मेरी जो व्यथा, मेरा दुख, मेरा जो कष्ट है, मैंने उसको सुला दिया है, मैंने उसको बंद करके रख दिया है, मैंने उसको सुला दिया है। क्यों उसे जगाना चाहते हो? कहते हैं कि मेरे मन में जो दुख कष्ट था, मैं उसे सुला दिया हूँ, अभी समय नहीं है उसे जगाने का। तो क्यों तुम मेरे दुख को फिर से उजागर करना चाहते हो? क्यों मुझे तुम फिर से दुखी करना चाहते हो? यह थी इस कविता की व्याख्या। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं।